नमस्कार, जोहार, जिंदाबाद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आज शाम को 5 बजे लाइव आऊँगा। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ फ़ोन कॉल की वजह से। दोस्तों, अलीराजपुर में जोबट में विधानसभा उपचुनाव है और उसकी वजह से भी हमारे बहुत सारे साथी कहीं ना कहीं परेशान हैं, कुछ में उत्साह है और बहुत सारे सवाल लेकर लोग अपने अपने स्तर पर काम भी कर रहे हैं। आज का लाइव आने का मेरा मेन उद्देश्य था, पहला है मेरे जो नामांकन फॉर्म है उससे संबंधित सवाल जो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स के माध्यम से कई वीडियोस में पूछे हैं। उसके बाद जो दूसरी समस्या है वर्तमान में युवाओं के साथ जो लगातार जारी है और कौन कौन सी परिस्थितियों में किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से निकलना चाहिए, उस संबंध में मैं थोड़ी देर शॉर्ट में चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी चुनाव लड़ने की बात कही नहीं थी और आगे रह के मेरी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं कर्मचारी होने के बाद भी शासकीय मूवमेंट से जुड़ा हूं और समाज के कार्यक्रमों का आयोजक सदस्य रहता हूं, प्राथमिकता से भूमिका निभाता हूं, मुख्य भूमिका निभाता हूं और हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेता हूं, आप सभी जानते हो। किंतु मेरे साथ जिस तरह से एकदम से अचानक निलंबन की कार्रवाई हुई और उसके बाद आप लोगों ने, युवा साथी, किसानों और समाज के कई लोगों ने जो डिमांड रखी थी सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार मेरे प्रति, जो आपने एक सोच बनाई कि यार आपको चुनाव लड़ना है, और मैंने उस पर सोच विचार करके मंथन करके कहीं ना कहीं समाज को सम्मानित करने के उद्देश्य से अपने आप को तैयार किया। मेरे पास 2 महीने से काफ़ी युवा साथियों के बार बार कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि दादा आप आओ, मैदान में आप आओ। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब इसलिए बताना फिर चाह रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ को लेकर कई बार सवाल उठे हैं और कुछ गिने चुने लोगों ने किए, ऐसा नहीं कि सब ने किए है, 2-4 लोगों ने ही किए हैं। बाकी किसी ने गलत कमेंट भी नहीं किया और उन लोगों ने भी नहीं किया, लेकिन जो जायज़ सवाल है उसी का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, ये जो सवाल निकल के आया था तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने समाज के कहने पर अपने आप को तैयार किया। उस तैयार होने में मुझे काफ़ी टाइम भी लगा। परिवार की असहमति होने के बाद भी मैंने समाज के युवा साथियों पे भरोसा किया, मेरे साथ में रहने वाले साथियों के ऊपर भरोसा किया और अंततः मैंने हाँ बोल दिया। अब आप सबको पता है कि मैंने 2 अक्टूबर को हाँ बोला। 2 अक्टूबर को हाँ बोला कि मैं हाँ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं जा रहा था इस्तीफा देने उसी दिन, इस्तीफा बनवा के। किंतु उस दिन छुट्टी थी, गांधी जयंती थी। उसके बाद अगले दिन संडे आ गया, संडे के बाद मंडे था। उस दौरान हमने देखा भी, 1-2 बैठक भी रखी थी स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों के साथ में, जो वट के साथियों के साथ में, उनसे चर्चा हुई। उसी दौरान कुछ लोगों ने बोला भी कि अभी आपको रुकना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा था कि इस्तीफा देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस्तीफा जब तक नहीं होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। अब मैं इस्तीफा लेके गया भी, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय उस समय नहीं थे। 2 घंटे 3 घंटे लगभग बैठे, हमारे साथ कट्टीवाड़ा के साथी भी थे, अलीराजपुर के भी थे, जोबट के भी कुछ साथी उस समय मिले थे। हम लोग बैठे और कलेक्टर साहब का इंतज़ार करते रहे 2 घंटे तक, क्योंकि बिना उनकी चर्चा के हम लोग सीधा इस्तीफा नहीं दे सकते थे। बिना साहब के चर्चा के हम लोग इस्तीफा नहीं दे सकते थे, इसीलिए उनका वेट करते रहे। फिर बाद में पता चला हमें कि यार आप साहब नहीं आ पाएंगे और अभी नहीं लेंगे इस्तीफा, तो आप चाहो तो एसडीएम साहब को दे दो। एसडीएम साहब जा चुके थे, टाइम काफ़ी हो चुका था, 6 से ज़्यादा टाइम हो गया था। और उसी दौरान फिर हम लोगों ने जानकारी निकाली तो पता चला कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिस था जो केंद्र सरकार को दिया गया था, उसके माध्यम से भी बिना इस्तीफा दिए लड़ सकता है। तो यहाँ जो मेरे साथ में दुविधा थी
उस समय एक तो सबसे बड़ी दुविधा थी कि मैं हाँ बोलूँ और चुनाव मैदान में उतरना नौकरी छोड़ के। ये बड़ी दुविधा थी और बहुत बड़ा निर्णय था, मतलब जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। और मैं समाज के साथ गया, मैंने इस्तीफा तैयार भी किया, मैं गया भी। उसी समय इस्तीफा नहीं ले पाए, नहीं दे पाए और वहाँ से वापस आए। शाम को हम लोगों ने कुछ साथियों से चर्चा की और इंदौर से जो हमारे सपाक्स के एक जानकार आदमी थे उनसे चर्चा हुई। तो त्रिवेदी जी ने काफ़ी मदद की और उन्होंने बोला भी कि केंद्र सरकार को नोटिस मिला था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2014 में कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, क्योंकि वो अनुशासित होता है, तो उसको आप चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते। अब आप सभी जानते हो कि जेल में रह के एक बलात्कारी, एक मर्डरर आदमी, क्रिमिनल आदमी चुनाव लड़ पाता है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव इसलिए लड़ने नहीं दिया जाता क्योंकि वो शासकीय सेवा या किसी लाभ के पद पर होता है। तो जब तक उसका इस्तीफा क्लियर नहीं होता है तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है और उसका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है। अब जिस दिन हम लोग दूसरे दिन गए तो उसी दिन हमारे हाथ में एक लेटर थमा दिया गया विभागीय जांच का। अब ये नया चैलेंज हो गया हमारे सामने। इस्तीफा लेके तो हम 2 बार चले गए, लेकिन इस्तीफा लेके गए जब हमारे मतलब मिलने का टाइम ही आ गया, उस समय हमको एक नया लेटर मिल गया कि आपको विभागीय जांच बिठा दी गई और उस दौरान आप इस्तीफा नहीं दे सकते हो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस था उसका आधार बनाकर हम लोगों ने फॉर्म भी ले लिया और फॉर्म भरने के पहले 2-3 बैठकें भी हुई। और उस समय मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार माहौल बहुत बढ़िया है, अपने पक्ष में है और हम शायद जीत भी जाते और जीतते ही। मुझे तो 100% उम्मीद थी, जिस तरह से हमारे युवा साथियों में उत्साह जोश था। लेकिन मैंने हमेशा, मेरी जितनी भी बाइट है आप देख लो, वीडियोस है, मैंने सभी चीज़ें स्पष्ट कही है, मैंने कोई चीज़ छुपाई नहीं है कि यदि मेरा इस्तीफा नामंजूर होता है। और दूसरा जो कंडीशन थी कि नीतीश के अलावा नहीं तो सेकंड ऑप्शन कौन होना चाहिए, उस पर मैंने बार बार डिस्कस की है। और उसके बाद भी यदि ऑप्शन में कोई बचा नहीं तो ये बड़ा मैं दुविधा में था उस समय कि यदि मैं फॉर्म डाल भी देता हूँ, निरस्त हो जाता है, तो पीछे कौन बचा है, बैकअप कोई नहीं है। और बैकअप नहीं है तो फिर समाज की उम्मीद तो वैसे भी टूटनी है। तो उस समय जब फॉर्म डालने गए तो वहाँ कम से कम 300-400 युवा साथी थे। जोबट प्रॉपर से काफ़ी कम थे, लेकिन आसपास के सभी गांव के थे। उदयगढ़ क्षेत्र के अच्छे खासे थे, थपली, फिर अम्बा क्षेत्र के, भाभरा क्षेत्र के भी कुछ साथी थे, फिर जोबट के आसपास के गांव के थे और जोबट के भी कुछ साथी थे। इस तरह से 300-400 लड़के थे। सभी साथियों से चर्चा हुई, कम से कम 2 से 3 घंटे डिस्कस हुई और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा हुई। और वहाँ से ये चीज़ निकल कर आई। तो वहाँ के जो युवा साथी उस समय बैठे थे, सब ने यही बोला कि दादा जब हम लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो हमारी उम्मीद तो वैसे भी टूटी रही है, तो क्यों ना हम एक कदम पीछे हट जाते हैं। ऐसा ना हो कि आपका इस्तीफा भी नहीं हो पाए, फॉर्म भी निरस्त हो जाए और हमारी इज्जत भी मतलब खराब हो जाए। तो इससे अच्छा हम फॉर्म ही नहीं डाले। तो उस समय हम लोगों ने फिर सबने डिसाइड किया कि हाँ चलो ठीक है, फॉर्म नहीं डालते। फॉर्म नहीं डाला। वहाँ से सभी युवा साथी अपने अपने घर गए। 2-3 दिन मुझे बहुत बुरा लगा। ग्रुप में जिस तरह से डिस्कस चल रहा था, जायज़ सवाल भी जायज़ थे, लेकिन सवाल वो लोग कर रहे थे जिन्होंने मेरे पास आके एक बार मेरे से बात भी नहीं की। सवाल वो लोग कर रहे थे जो कभी खड़े नहीं हुए साथ में। सवाल वो लोग कर रहे थे जो विरोध कर रहे थे सोशल मीडिया में। तो बड़ा दुख हो रहा था कि यार जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आधी रात को फ़ोन लगाते हो, जैसे कि हमने ठेका ले रखा है। उस तरह से हम लोग कहीं भी जाते, 500 किलोमीटर नहीं देखते, 1000 किलोमीटर नहीं देखते, समाज के किसी भी कार्यक्रम में जाते, हमारा खून पसीने का पैसा भी लगाते और समाज के नाम पर इतना कुछ सह रहे हैं। उसके बाद में कोई भी ऐसे चलते फिरते बोल देता है, अपना ही साथी बोलता है कि यार वो बिक गया है। भैया बोलना बड़ा आसान है, यदि बिकना ही होता तो यार हम तो किसी भी नेता के तलवे चाट लेते। अभी अच्छी पोस्ट पे ही हूँ मैं, इतनी खराब पोस्ट भी नहीं है और अच्छी जगह बैठ के मैं अच्छे पैसे कमा लेता, अच्छी खासी जीवन जीता मैं। लेकिन आज ऐसी परिस्थितियों से मैं और मेरा परिवार गुजर रहा, और एक अपना ही साथी कैसे भी बड़ी आसानी से बोल देता है, बोले कि ये बिक गया। अरे नीतीश के अलावा कोई चीज़ है क्या बिकने की? यदि बिकना ही होता तो हम पहले ही बिक जाते। 2018 का भी आपने विधानसभा चुनाव देखा, अभी भी कितनी सारी परिस्थितियां बनती है, तब तो हमने किसी चीज़ से समझौता नहीं किया। आज भी हमारे पास कई फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं,
मैं जवाब ही नहीं दे पा रहा हूँ। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, जो युवा साथी पूछते हैं बोले कि दादा किधर जाना किधर नहीं, मैं बोल देता हूँ अब आपके हिसाब से देख लो, स्वतंत्र हो। और ये मैं हर बाइट में बोलता रहा हूँ, जितनी भी बार मैंने मीडिया के सामने बाइट दी है सब में मैंने स्पष्ट बोला है कि भैया युवा स्वतंत्र है। यदि नीतीश अलावा का फॉर्म रिजेक्ट होता है और हमारे पास बैकअप नहीं होता है और हम लोग यदि चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो हमारा जो भी युवा है, जो हमारे से इत्तेफाक रखता है, हमारी विचारधारा से संबंध रखता है, वो स्वतंत्र है, वो अपनी तरफ से वोटिंग किसी भी तरफ कर, हमको कोई मतलब नहीं। और होना भी चाहिए। हम किसी का उपयोग करने के लिए थोड़ी बने हैं, और किसी का उपयोग कर भी नहीं रहे कि हमारा वोट बैंक है, 30-40 हज़ार वोटर है अलीराजपुर जोबड़ में, तो हम किसी एक पार्टी से सौदा कर ले, ऐसा हमने नहीं किया। और इसी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं चुप रहे हैं, और अभी तक चुप रहने का मेरा कारण भी वही है कि हम लोग, जो हमारे युवा साथी है, जो किसी पार्टी विशेष से संबंध रखते हैं और वो हमारे लिए खुल के काम करने के लिए तैयार हुए थे, उनको सेफ रखना भी हमारा दायित्व बनता है। नहीं तो उनको भी कहीं ना कहीं बिक गया, या किसी की ए टीम किसी की बी टीम बोल दिया जाता है, तो उनको बचाना भी हमारा दायित्व है। तो उस समय ये परिस्थितियां बनी, और हम लोगों ने सर्वसम्मति से, जो मौके पर उपस्थित थे सभी लोगों ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया, बोलता हूँ मैं तो आज की तारीख में उसका आभास हो रहा है मुझे। क्योंकि जब बड़े बड़े लीडरों के साथ में पीछे कोई नहीं खड़ा मिलता, आदमी थोड़ी देर में बिक जाता, लाखों करोड़ों रुपए में, पता नहीं क्या क्या बोली लगती है हमको पता नहीं, ऐसे में व्यक्ति बिक जाता है। तो मेरे पीछे मैं तो नीतीश अलावा एक छोटा सा कर्मचारी, निलंबित पटवारी, और ऊपर से हमारे पास फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब है, तो पैसा तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो ऐसी परिस्थिति में यदि मैं युवाओं के कहने पर मैं लड़ भी रहा था, लेकिन उस समय मुझे लग गया था कि पीछे देखो तो कोई है ही नहीं मेरे, और जो लोग थे वो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए काफ़ी थे, बिल्कुल कॉमरेड टाइप के व्यक्ति थे, जो बिल्कुल मेरा समय समय पर मनोबल बढ़ा रहे थे कि दादा नहीं आपको लड़ना है, करना है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों ने ये निर्णय लिया। और उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ मैसेज चलाया, वो काफ़ी दुख देने वाला था, तकलीफ देने वाला था। लेकिन मुझे उनसे शिकायत नहीं है, आपके जायज़ सवाल है। लेकिन भैया सवाल करने का अधिकार मुझे लगता है उन लोगों को है जो वास्तव में सामाजिक सोच रखते हैं और समाज के साथ में खड़े होते हैं, आपके सुख दुख में भाग लेते हैं, वहाँ पर खड़े होते हैं, आपके संघर्ष के साथी होते हैं। उनको सवाल करना बनता है, उनका हक बनता है। यूं ही चलते फिरते कोई भी बोल देता है तो वो कहीं ना कहीं फिर पॉलिटिकल स्टंट लगता है। दूसरी बात थी, उपचुनाव को लेकर बार बार मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, फ़ोन कॉल आ रहे हैं युवा साथियों के कि दादा किधर जाना किधर नहीं, किसको देना किसको नहीं। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हम वो लोग नहीं है कि आपके एक कीमती वोट का सौदा कर दें। आपको तय करना क्षेत्र, आपकी विधानसभा क्षेत्र आपका, जनता आपकी, आपका जनता भी आपकी, समस्याएं आपकी, और विधायक भी आपको बनाना है। तो तय भी आपको ही करना है। आपका एक वोट कितना कीमती है, ये आज के बेरोजगार युवा साथी, किसान मजदूर से बढ़कर कोई नहीं जानता है। और अभी वैचारिक क्रांति का दौर चल रहा है, तो सबको वोट की कीमत पता चल गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने कहा था कि ये जो वोट है, जिस दिन आपका वोट बिकने लग जाएगा उस दिन आप बर्बाद हो जाओगे, और जिस दिन आप आपके वोट की कीमत समझने लग जाओगे उस दिन राजा बन जाओगे। और ये जो वोट का अधिकार आपको दिलाया, उसके पीछे भी मकसद यही था कि राजा का बेटा राजा नहीं होना चाहिए, अब राजा का बेटा एक वोट से, मतपत्र से निकलना चाहिए, और वो आम जनता तय करेगी। और ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर काले गोरे, भिखारी, अमीर, गरीब, मतलब अंबानी का वोट भी उतना ही मायने रखता है, उतनी वैल्यू रखता है जितना नीतीश अलावा का रखता है, या एक मजदूर किसान भाई का रखता है, या एक भिखारी का रखता है। तो वोट की वैल्यू आपको समझनी है, आपको आपका उम्मीदवार खुद को तय करना है, आपको किधर जाना है किधर नहीं जाना है, क्योंकि समस्या आपकी है। हम तो बस आपको बता सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। तो मैं किसी पार्टी प्रचार के लिए गया भी नहीं हूँ, ना किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ। कुछ लोगों को गलतफहमी भी हुई शायद इस चीज़ को लेकर, तो मैं बता दूँ। और किसी युवा साथी को मैंने ये भी नहीं बोला कि आप इस तरफ चले जाओ कि उस तरफ चले जाओ। आप स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हो, आपके वोट की कीमत आप पहचानो, आपके ज़मीनी समस्याओं को पहचानो, और उसकी डिमांड के साथ में आपका प्रतिनिधित्व चुनो, जो आपकी समस्याओं को सुनता है, जो आपकी समस्याओं का निराकरण करता है। उसी आदमी को वोट देकर, आपको चुनकर वहाँ पर भेजना है,
जो आपके सुख दुख में भी साथ दे, आपके हर मुद्दों पे साथ दे, आपके प्रदर्शन में भी साथ में खड़े रहे, आपके सामाजिक मुद्दों में भी साथ में खड़ा रहे। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति या एक समाज वर्ग विशेष की कठपुतली बन के रह जाए। तो आपको सामाजिक व्यक्ति चुनना है जो आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना है। तीसरा, अभी बहुत सारे साथी हमारे इंदौर भोपाल से आ ही चुके हैं, कुछ और आने वाले हैं। बात बार बार आ रही है कि दादा हमको बैठना है, बैठक करनी, आपसे चर्चा करनी है। तो आप लोग अभी ये चुनाव निपटा लो, आचार संहिता खत्म हो जाए, हम लोग बहुत ही जल्दी गेट टुगेदर एक अच्छा कार्यक्रम करेंगे और बैठ के आपस में चर्चा करेंगे। और चर्चा का मूल विषय सिर्फ किसी को थीम देना, किसी को जुमलेबाजी में फंसाना का नहीं रहेगा। हम जो बोलते हैं वो करते भी है और हमारा विजन लंबा है। अब वैसे भी नौकरी तो क्या है, खतरे में ही है, भविष्य में भी मुश्किल है कि ये नौकरी हमारी चल पाएगी। अभी आईसीयू में ही है नौकरी, बच गए तो कर लेंगे थोड़े टाइम, जितने टाइम चलती है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सामाजिक विचारधारा और सामाजिक लड़ाई में हम लोग शामिल रहते हैं तो उसको आगे बढ़ाएंगे। तो वो बैठक रहेगी हमारी, और बैठक का एजेंडा हम बिल्कुल युवाओं पे फोकस करके करेंगे कि भविष्य में उनको किस दिशा में जाना है और किस तरह से आत्मनिर्भर बनना है। और वो बैठक जल्दी ही अपन करेंगे, 4 या 5 तारीख के बाद। बस यही मुद्दे थे, बाकी तो मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने को, तो जो मैं इस शॉर्ट वीडियो में छोटे से लाइव में आके इतनी सारी चीज़ें नहीं बोल सकता हूँ। आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आ रही है, तो हमारी बुकिंग ओपन है अभी। 13, 14, 15 का कार्यक्रम लगभग बुक हो चुका है, तो उसी में लगे हैं। अब जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं बाहर ही जाके कार्यक्रम अटेंड करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या अभी छोटी सोच वाले लोग हैं, इस इधर मंच पे जाके कुछ बोलो तो उनको लगता है कि ये नेता ही बनने वाला है। तो अब वहाँ पर जाके काम करना चाह रहे हैं जहाँ पर हमारे लोग कम है, जहाँ पे हमारे लोगों में अवेयरनेस कम है, जो कम जागरूक है, जहाँ पे अभी भी हमारे लोगों के साथ में अत्याचार, शोषण, अन्याय ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर जाके काम करने की एक नई सोच आई है मेरे अंदर। तो ऐसे कई भी कार्यक्रम होते हैं तो हम लोग वहाँ पर आएंगे। बाकी आप लोग साथ में हो, हम साथ में ही रहेंगे। बस ये छोटा सा मैसेज था, छोटा सा संदेश था, उसके लिए मैं लाइव आया था। और बाकी कोई चीज़ नहीं, बात नहीं। आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बोल सकते हो।